मान लिया जाए कि एगो डीएनए है, अगर ये अगर बना देगा उत्पाद तब तो डीएनए खत्म हो जाएगा। मान लो कि एक डीएनए आपके पास पड़ा हुआ है, अब इससे ही आपने क्या कर दिया, प्रोडक्ट बनवा दिया, तो प्रोडक्ट बनवा दिया बच्चा, तो ये डीएनए तो खत्म हो जाएगा ना, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनवाने से पहले क्या किया जाएगा, इसकी एक कॉपी बनाई जाएगी, कि एक कॉपी रह जाएगा, दूसरा कॉपी क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा जा करके। तो ये प्रोडक्ट अकेले नहीं बनाएगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, mRNA में कन्वर्ट होगा, और इस डीएनए का सारा डाटा किसको चला जाएगा, mRNA को चला जाएगा। ये mRNA जाकर के मदद लेगा किसका, राइबोसोम का। आइए mRNA जब राइबोसोम को अपनी सारी डीएनए की डाटा को जब देगा ना, तो ये राइबोसोम क्या बनवाना शुरू कर देगा बच्चा, प्रोडक्ट बनवाना शुरू कर देगा। और राइबोसोम का प्रोडक्ट क्या होता है, अमीनो अम्ल। ऐसे बहुत सारे अमीनो अम्ल बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब सुनना कि मनुष्य की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मनुष्य का जो भी डीएनए है, उस डीएनए में क्या है, डेटा है। चाहे आपका डीएनए हो या आपके माता पिता का, मेरा डीएनए, मेरे माता पिता का, किसी का डीएनए हो, उस डीएनए में क्या होगा, डाटा। आपका और हर किसी जीव का वो डाटा किसमें ट्रांसफर होगा, mRNA में। और mRNA क्या करेगा, राइबोसोम की मदद लेगा, क्या बनवाएगा, अमीनो अम्ल। और जो सबसे पहला जो डाटा होगा वो होगा बच्चा, याद रखना, GUG। सबसे पहला जो कोडॉन होगा, चाहे वो कोडॉन आपका हो या वो कोडॉन मेरा हो, समझे। तो सबसे पहला जो डाटा के रूप में जो कोडॉन आएगा, वो कोडॉन कौन आएगा, GUG। तो इसको हम लोग प्रारंभन कोडॉन पढ़ोगे तो मिलेगा, स्टार्टिंग कोडॉन बोला जाता है। अब ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ना अमीनो अम्ल बनाने का, डीएनए से जब आपने आरएनए बनाया, इसको बोलते हैं क्या बच्चा, हम लोग ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बना लेंगे, mRNA। आइए mRNA जब राइबोसोम के साथ जुड़ के क्या बनवाना शुरू कर देगा, प्रोटीन, है ना। प्रोटीन के रूप में क्या बनाएगा, अमीनो अम्ल। तो इस mRNA और राइबोसोम की मदद से क्या बनवाना, प्रोटीन बनवाना। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अनुवादन, और इसको कहते हैं हिंदी में अनुलेखन। सुनते जाना ध्यान से सभी लोग, ठीक है। अब क्या हुआ, तो भाई अनुलेखन हुआ, यानी कि डीएनए से आरएनए बना, फिर क्या होगा, अनुवादन होगा। ये आरएनए राइबोसोम की मदद से क्या बनवाएगा, प्रोटीन बनवाएगा। जो प्रोटीन बनवाने के लिए डाटा है, उस डाटा को क्या बोलते हैं बच्चा, हम लोग कोडॉन। और ये डाटा कहां से आया है, डीएनए से आया है। किसके पास है ये डेटा, mRNA के पास है। किस रूप में है, कोडॉन के रूप में है। और सबसे पहला कोडॉन कौन आएगा, GUG। आई सबसे पहला जो कोडॉन है वो क्या बनवाएगा, तो एक अमीनो अम्ल, एक कोडॉन एक अमीनो अम्ल। तो जो सबसे पहला कोडॉन आ रहा है वो कौन आ रहा है, GUG, याद रखना। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग स्टार्टिंग कोडॉन, यानी कि ट्रांसलेशन को शुरू करने के लिए, अनुवादन को शुरू करने के लिए। अनुवादन क्या, एक ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के दौरान किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का। तो जब भी अनुवादन शुरू होगा, अनुवादन शुरू करने के लिए जो सबसे पहला कोडॉन आएगा वो कौन आएगा बच्चा, GUG। और ये जो GUG आएगा ये क्या करेगा, एगो अमीनो अम्ल बनाएगा, और वो अमीनो अम्ल कौन होगा, मिथियोनिन। मिथियोनिन। आपके अंदर भी बहुत सारे प्रोटीन है, मेरे अंदर भी बहुत सारे प्रोटीन है, और वो प्रोटीन, हाँ अरे सॉरी AUG बच्चा, मिस्टेक, AUG, ठीक है, AUG, ठीक है। अब सोचो कि आपके अंदर भी क्या है, बहुत सारे प्रोटीन है, मेरे अंदर भी बहुत सारे प्रोटीन है। कैसे बने होंगे, अनुवादन से बने होंगे, ट्रांसलेशन से बने होंगे। आपके अंदर जब अनुवादन कराया गया होगा तो सबसे पहला कोडॉन कौन आया होगा, AUG। मेरे अंदर भी सेम कहानी चली होगी। चाहे आपके अंदर कोई भी प्रोटीन निकाल के देख ले, उस प्रोटीन का जो सबसे पहला अमीनो अम्ल मिलेगा वो कौन मिलेगा, मिथियोनिन। और याद रखना बच्चा, मिथियोनिन ही है एक ऐसा अमीनो अम्ल जिसमें क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। तो गलती से भी अब ना भूलिएगा कि प्रोटीन में क्या मिलता है, सल्फर मिलता है। बात समझ में आया, और बहुत डिटेल में आएगा। चलिए सबको छोड़ करके आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। बस इतना याद रख लीजिएगा कि हर प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर होता है। और सल्फर होगा तो कहां पर होगा, तो उसके सबसे पहले अमीनो अम्ल पे जो कौन है अमीनो अम्ल, मिथियोनिन। चलिए अब हम क्या कर रहे थे भाई, आनुवांशिक पदार्थ की खोज कर रहे थे हम लोग ना।
अब आनुवांशिक पदार्थ का खोज का मतलब पहले जरा ध्यान से समझो, इसका मतलब क्या होता है। कल का टॉपिक समझ में नहीं आया ना, आज ध्यान से सुनना। अब आज भी ना समझ में आया तो कुछ नहीं कर सकते फिर। अच्छा, हम तो पढ़ाते रह जाएं साल भर एक ही टॉपिक है, फिर आप में सुधार कहाँ हो रहा है। मैं तो डेली अपने में सुधार करके आऊंगा कि आज कुछ अलग तरीके से पढ़ाएं, और पक्का है कि आज कुछ अलग तरीके से ही पढ़ाऊंगा। इस बात का प्रमाण आप ही देंगे कि नहीं सर कल और आज में अंतर है पढ़ाने में। लेकिन आप में अंतर कैसे होगा, कैसे मालूम चलेगा बाबू, बताओ। चलिए देखिए इधर क्या करने जा रहे हैं, आनुवांशिक पदार्थ की खोज। अब आनुवांशिक पदार्थ का मतलब क्या होता है बच्चा, सीधा सीधा कि पिछले पीढ़ी की सूचना अगली पीढ़ी में जाना। बात समझ में आई कि भाई पिछला पीढ़ी जो भी है जैसा भी है, इसकी एक एक सूचना कहां चली जाएगी, अगले पीढ़ी में जाएगी। अब सवाल आएगा कि जो लेकर के जाएगा, यहां से जो लेकर जाएगा, किसको लेकर के जाएगा, सूचना को। तो भाई पिछले पीढ़ी की सूचना, पिछले पीढ़ी का जो भी डेटा है वो अगले पीढ़ी में जो भी लेकर के जाएगा, हम उसी को क्या बोलेंगे, आनुवांशिक पदार्थ। और आनुवांशिक पदार्थ यानी कि एक ऐसा पदार्थ जो वंशागति के बारे में बताएगा आपको। और वंशागति का मतलब तो यही होता है ना कि पिछले पीढ़ी के लक्षण अगले पीढ़ी में दिखाई देना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, वंशागति कहते हैं। तो कोई तो होगा ना जो डेटा को लेकर के आगे बढ़ रहा होगा, मेरे से मेरे अगले पीढ़ी में जाएगा, उस अगले पीढ़ी से उसके अगले पीढ़ी में जाएगा। तो भाई साहब सीधा सीधा कि जो लेकर के जाएगा हम उसे ही क्या बोलेंगे, आनुवांशिक पदार्थ बोलेंगे। और इसी की खोज कर रहे थे कौन, हार्से और चेस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब इसके लिए इन्होंने एक डेटा देख लीजिएगा, शायद 1952 में काम शुरू किया था इन लोगों ने ना, तो वो देख लीजिएगा कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज कब हुई थी, 1952 में। चलो अब ये काम किस पर कर रहे थे बाबू, बैक्टीरियो फेज पर। ठीक है, बैक्टीरियो फेज कौन था, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जीवाणु भोजी। हालांकि वास्तविक रूप से कहें तो ये कौन है, एक प्रकार का वायरस है, विषाणु है। ठीक है, संरचना भी कल हमने देखी थी कि भाई एक संरचना ऐसी जो किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की। और इस प्रोटीन के आवरण को नाम भी दिया था हमने, क्या, कैप्सिड। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। और न्यूक्लिक अम्ल हमारे पास दो है, डीएनए और आरएनए। और यहां पर जो न्यूक्लिक अम्ल है वो कौन है, डीएनए। ठीक है, अब आराम से ध्यान से हमने क्या करना है भाई, तो अभी अभी हमने जाना कि जो ये बैक्टीरियोफेज है, इस बैक्टीरियोफेज में दो चीजें मिल रही है। क्या मिल रहा है, तो प्रोटीन, और दूसरा क्या मिल रहा है, बोलो, डीएनए। ठीक है, अब इनका दिमाग तो यही खटक गया कि भाई हम काम कर पाएंगे, क्योंकि प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन में क्या पाया जाएगा बच्चा, सल्फर पाया जाएगा। इस डीएनए में क्या पाया जाएगा, फॉस्फेट पाया जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया कि विकिरण सक्रिय पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। विकिरण सक्रिय पदार्थ का मतलब होता है एक ऐसा पदार्थ जो अपने से ना कुछ विकिरण, कुछ रेडियो एक्टिव रेज निकालेगा, जिसके कारण से वो चमकता हुआ मालूम पड़ता है। ठीक है, अब इसको लिया, देखिए ये फॉस्फेट के रूप में लिया, फॉस्फेट 32 बोला था, डिटेल में आएंगे। और सल्फर के लिए लिया सल्फर 35। ठीक है, सल्फर 33 भी होता है, सल्फर 32 भी होता है, लेकिन वो विकिरण सक्रिय नहीं होते। इनको बोलते हैं हम लोग समस्थानिक, हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक, समस्थानिक, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप। अब देखो ज्यादा तो जानकारी नहीं है केमिस्ट्री का हमें,
बस इतना पता है कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं कि भाई जिनका परमाणु संख्या क्या होगा, समान होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये फॉस्फेट 31 भी होता है, फॉस्फेट 30 भी होता है, ठीक है, फॉस्फेट 32 भी होता है। तो जो फॉस्फेट 32 है वो कैसा है बच्चा, रेडियो सक्रिय है। तो ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, ये भी क्या है, रेडियो एक्टिव है। अगर हमने कहा कि ये सल्फर 35 है, यानी कि ये कैसा है, रेडियो एक्टिव। सल्फर 33 जो होगा वो रेडियो एक्टिव नहीं होगा। तो सल्फर 35 यदि हम लेंगे, ये रेडियो एक्टिव होगा, ये अपने से कुछ किरणों को बाहर निकालेगा, जिसके वजह से ये चमकता हुआ मालूम पड़ेगा। देखते ही समझ में आ जाएगा कि रेडियो सक्रिय है। बात समझ में आई? ठीक है, एक सामान्य चीज नहीं चमकता है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव होगा तो क्या होगा, वो चमकेगा। उसी प्रकार से ये फॉस्फेट 32 जो है ये भी क्या करेगा, चमकेगा। ठीक है, तो अपने प्रयोग में इन्होंने किसका इस्तेमाल किया, बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया। और किसका किसका इस्तेमाल किया, तो रेडियो सक्रिय सल्फर का इस्तेमाल किया और रेडियो सक्रिय फॉस्फेट का इस्तेमाल किया। ठीक है, जो ऐसे हैं जिनको हम नाम देते हैं क्या, सम स्थानिक आइसोटॉप्स। और आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, परमाणु संख्या सेम हो और परमाणु भार अलग अलग हो, ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, फॉस्फेट, सॉरी समस्थानिक। अब जैसे फॉस्फेट, सपोज पहले बोला मैं, देखो केमिस्ट्री वीक है ना, जैसे मान लीजिए कि फॉस्फेट जो है परमाणु संख्या के हिसाब से आ रहा है 14वें नंबर पे। ठीक है, अब वो डायग्राम पीरियोडिक टेबल देखिए, वो पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो 14वें नंबर संख्या पे मान लीजिए कि आ रहा है कौन, फॉस्फेट। ठीक है, तो इसी फॉस्फेट के अगर 4 प्रकार है, सुनो ध्यान से, 15 पे आता है, चलो जब नजदीके हैं तो 15 पे लिख देते हैं। चलो बहुत बढ़िया, तो फॉस्फेट कितना पर आ रहा है, 15 पर आ रहा है। अब फॉस्फेट की हमने कहा सर 4 प्रकार है। ठीक है, एक है आपका फॉस्फेट 30, 31, 32, 33। ठीक है, तो सारे के सारे का क्या है, परमाणु संख्या समान है, सारे के सारे आएंगे किस पर, 15 नंबर पे ही। लेकिन इनका अगर सिचुएशन की बात करें तो परमाणु भार क्या हो जाएगा, इनका अलग अलग हो जाएगा। इसी वजह से ऐसे लोग को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, बाकी ज्यादा डिटेल समस्थानिक से संबंधित अपने केमिस्ट्री क्लासेस में। आगे सुनो, अब इन्होंने क्या किया, 2 जार लिया, 2 माध्यम लिया, पोषणीय माध्यम। बढ़िया से सुनते जाना। अब दोनों में, एक में डाला चलो पहले सल्फर 35, ठीक है, दूसरे में डाला फॉस्फेट 32। चलो ये कलर याद रख लेना, सल्फर के लिए इधर हम लिख देते हैं साइड में कहीं, सल्फर फॉस्फेट। सल्फर के लिए कलर हम यूज करते हैं ग्रीन और फॉस्फेट के लिए ब्लू। और ये कौन है, सल्फर 35 और फॉस्फेट 32। कलर याद रख लीजिएगा, ये कलर आपको मदद करेगा आगे। ठीक है, इस माध्यम में हमने डाल दिया। और आपको पता भी होना चाहिए कि फॉस्फेट भी क्या है, एक प्रकार का पोषक तत्व है, और सल्फर भी क्या है, एक प्रकार का पोषक तत्व है। ठीक है, अब हमने ला करके इसमें डाल दिया किसको, जीवाणु भोजी को। हाँ, बस देखते जाओ, कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस केवल सुनते जाइए। अरे छोड़ो, सुनो, यहां तक की कहानी समझ में आई। ठीक है, अब करना क्या है भाई हमें, या फिर इसको और थोड़ा सा डिटेल में करो, डायरेक्टली ना डालो इसको। एक और चीज आपको बता देते हैं, वो भी ध्यान ले लीजिएगा दिमाग में, कि बैक्टीरियोफेज के साथ साथ इन्होंने, ये बैक्टीरियोफेज कौन है, एक वायरस है, इसके साथ साथ इन्होंने एक बैक्टीरिया को भी इस्तेमाल में लिया। वो बैक्टीरिया का नाम याद रख लीजिएगा, ई कोलाई। सबसे सस्ता सुविस्ता बैक्टीरिया है बच्चा, याद रखना, ई कोलाई। सस्ता सुविस्ता इसलिए है ना
कि जितना भी प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, जो जो बैक्टीरिया वाला प्रैक्टिकल होगा उस सब में कौन आएगा? ई कोलाई। जानते हो काहे? क्योंकि ई कोलाई का अध्ययन करना बड़ी आसान है, इसीलिए सारा कहानी हम किस पर लेके चलते हैं? ई कोलाई पर। जो भी वैज्ञानिक काम करते हैं ई कोलाई पर। ई कोलाई का पूरा नाम क्या है? इशरिचिया कोलाई। ठीक है, तो क्या ले लिया? एक बैक्टीरिया और एक वायरस। बैक्टीरिया कौन? ई कोलाई। वायरस कौन? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब सबसे पहले डालते हैं हम इसके अंदर ई कोलाई। इसके अंदर भी डाल दिया ई कोलाई। ऐसे ही समझ में आएगा, मुंडी नीचे करके है। यहां देखो, अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा? अपने आप को जिंदा रखने का कोशिश करेगा। जिंदा रखने के लिए क्या करेगा? पोषण को अवशोषित करेगा। इसके अंदर बहुत सारे पोषण हैं। अब पोषण के साथ साथ और क्या है इसके अंदर? देखो तो, फॉस्फेट 32 और क्या है? सल्फर 32। इसको भी अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, क्योंकि ये भी क्या है? पोषक तत्व है। इसके अंदर क्या चला जाएगा? सल्फर 35 चला जाएगा, और इसके अंदर फॉस्फेट 32 चला जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात। चलो, दोनों ने क्या किया? उस माध्यम में से अपने अंदर क्या ले लिया? पोषण को ले लिया। अब इसके ऊपर ला करके बैठाते हैं किसको? जीवाणु भोजी को। ठीक है, जीवाणु भोजी क्या करेगा भाई? संक्रमित करेगा इसको। ठीक है, अब संक्रमित करेगा तो किससे संक्रमित करेगा? हमको नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। ये थियरी किसका चल रहा है? किसका हुआ? चलिए, अब इनको खुद नहीं पता है कि इस बैक्टीरिया को वो संक्रमित करेगा, तो संक्रमित करने के बाद अपना डीएनए भेजेगा कि आरएनए भेजेगा, इनको कोई चीज का पता नहीं है। ठीक है, अब सोचो क्या क्या चीज होने वाला है भाई। तो यहां से अंदर कौन चला जाएगा? ये वायरस। हम वायरस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सीधा का सीधा वायरस कहां चला गया? इसके अंदर चला गया। इसके अंदर भी चला जाएगा वायरस। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? तो बस यहां तक की कहानी क्लियर है सभी को। ये अंदर वायरस चला गया, अंदर वायरस जाएगा तो क्या करेगा? अपनी संख्या बढ़ाएगा, और संख्या बढ़ाएगा तो संख्या बढ़ाने के लिए भी क्या करेगा? इसके अंदर जो जो पोषक तत्व है उन पोषक तत्वों का इस्तेमाल करेगा। इसके अंदर भी बहुत सारे पोषक तत्व हैं। इसके अंदर भी क्या करेगा कि ये वायरस जब अंदर गया है तो क्या करेगा? अपनी संख्या बढ़ाएगा, और संख्या बढ़ाने के लिए इसी के पोषक तत्वों का इस्तेमाल करेगा। आज समझ में आई यहां तक? चलो, मिटाएं ये वाला। अब यहां पर सुनो, यहां पर जो वायरस ने किसका इस्तेमाल किया था? बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था। क्या करने के लिए? अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। हमने उस बैक्टीरिया में से उस वायरस को निकाल लिया। बात समझे? और जिस इसको घोल में से निकाला है, उस घोल में क्या डाला था हमने? सल्फर 35। चलो, यहां से भी वैसे ही करते हैं हम लोग। यहां से भी हमने इसको निकाल लिया। इसको कहां से निकाला था? फॉस्फेट 32 में से निकाला था। ठीक है, अब ये उस बैक्टीरिया के अंदर जन्मा है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के यदि अंदर इसने जन्म लिया है तो उसने क्या किया? उसी के पोषक तत्वों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो जब ये अपने बाहर का प्रोटीन बना रहा होगा तो प्रोटीन बनाएगा, तो प्रोटीन बनाने के क्रम में किसका इस्तेमाल करेगा? सल्फर का इस्तेमाल करेगा। और सल्फर कौन सा है? 35। और 35 कैसा होता है? रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, कुल मिला जुला के सल्फर कौन से कलर का है? वो ग्रीन ना। तो सल्फर जो है इसके प्रोटीन के आवरण में मिल रहा होगा क्या? चलो, इसके प्रोटीन के आवरण में ये सल्फर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर बताओ कि यहां पर इस माध्यम में क्या था? फॉस्फेट था। ठीक है, तो फॉस्फेट कहां पर मिल रहा होगा? इसमें, इसके डीएनए में मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब फॉस्फेट जो है डीएनए में ही पाया जाता है, प्रोटीन में नहीं है। चलो, यहां तक की बात हो गई। सबको समझ में आया यहां तक? अब यहां के बाद हमने क्या कर लिया? हमने नहीं, हार्शे और चेस को यह बात पहले से मालूम था
कि भाई यदि डीएनए बनेगा तो डीएनए बनाने के क्रम में उस फॉस्फेट को अवशोषित करेगा। अब प्रोटीन जब बनाएगा तो क्या करेगा, सल्फर को अवशोषित करेगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, एक जार में सल्फर डाला था और एक जार में क्या डाला था, फॉस्फेट। कैसा, रेडियो सक्रिय। जब डीएनए बनाएगा तो रेडियो सक्रिय फॉस्फेट ले लेगा, और जब प्रोटीन बनाएगा तो क्या करेगा, रेडियो सक्रिय सल्फर ले लेगा। हमने यानी कि दो तरह का क्या कर लिया, मॉडिफाइड बैक्टीरियोफेज का निर्माण कर लिया, और यही मॉडिफाइड बैक्टीरियोफेज हमारे आगे काम आएगा। ठीक है, यानी कि ये हमने तैयार कराया है एक ऐसा बैक्टीरियोफेज जिसके प्रोटीन में, जिसके कैप्सिड में क्या मिल रहा है, रेडियो सक्रिय सल्फर मिल रहा है। एक ऐसा बैक्टीरियोफेज जिसके डीएनए में क्या मिल रहा होगा, रेडियो सक्रिय फॉस्फेट मिल रहा होगा। ठीक है, ये दोनों को तैयार कर लिया हमने। अब इसके बाद आपके बुक के हिसाब से है 3 चरण। सबसे पहला चरण क्या है, संक्रमण। दूसरा चरण क्या है, अनावरण। और तीसरा चरण क्या है, अपकेंद्रण। उन तीनों को समझते हैं। ठीक है, याद है कहानी, इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग। भूल मत जाना एक को स्टेप, एक इधर और एक दूसरा भी यहीं पे बना देते हैं। एक के प्रोटीन में मिल रहा है सल्फर और एक के डीएनए में मिल रहा है क्या बच्चा, फॉस्फेट। ठीक है ना, ये सब स्टेप हम उड़ा दिए थे कल, हम डायरेक्ट आ गए थे प्रोसेस पे, तो तुलू का भी उड़ गया। चलो अब क्या कराना है, सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। ये स्क्रीन में कट रहा है क्या, आ रहा है बराबर ना। चलो स्टेप नंबर 1, इन्फेक्शन। यानी कि भाई इन्फेक्शन कराना है, क्या कराना है, संक्रमण कराना है। किसको संक्रमण कराना है, किसमें संक्रमण फैलाना है, इस बैक्टीरिया में। ठीक है, वापस से 2 माध्यम, और दोनों माध्यम में क्या रखेंगे, पोषणीय पदार्थ। इसके अलावा कुछ नहीं, केवल और केवल पोषणीय पदार्थ। और इसमें डाल दिया हमने किसको, बैक्टीरिया को, ई कोलाई को। ठीक है, एक के ऊपर देखो जार नंबर 1 और जार नंबर 2। हम जार नंबर 1 में ला करके डाल रहे हैं किसको, उस वाले बैक्टीरियोफेज को जिसके कैप्सिड में क्या मिल रहा है, रेडियो सक्रिय सल्फर। ठीक है, इसको लाके यहां पे डाल दिया जाए। यहीं पे डायरेक्टली दिखा देते हैं ऐसे ना, बड़ी मेहनत लग रहा है बनाने में। एक यहां पे भी दिखा देते हैं, अरे बैक्टीरियोफेज है बउआ, जब आओगे यहाँ बुढ़वा पे ना तो समझ में आ जाएगा। भाई तो दुखाने लगता ही है, यो दुखाने लगता है, समझे। अरे सुनो, इसीलिए तो मैंने कलर दे दिया था जानबूझ के। अब यहाँ पे क्या दिखा दिया कि रेडियो सक्रिय सल्फर वाला है ये, और ये वाला बैक्टीरियोफेज कौन सा है, रेडियो सक्रिय फॉस्फेट वाला है। बात समझ में आई। ठीक है, अब क्या कराना है भैया, संक्रमण कराना है ना, इस बैक्टीरिया को संक्रमित कराना है। किससे संक्रमित कराना है, तो हमारे द्वारा बनाए गए बैक्टीरियोफेज से। अभी क्या करेगा, अपना संक्रमण फैलाएगा। ठीक है, अब संक्रमण फैलाएगा तो हमको तो पता है अंदर कौन जाएगा, डीएनए जाएगा। इसमें भी क्या जाएगा, डीएनए। बाजू वाले में भी क्या जाएगा, डीएनए जाएगा। चलो भेज देते हैं डीएनए हम लोग इसके अंदर। 1 सेकंड में गायब हो जाएगा वो, ऐसे तन को ध्यान इधर उधर मत करना। चलो भेज दिया डीएनए, हो गया मेरा पहला प्रोसेस, संक्रमण हो गया, संक्रमित हो गया बैक्टीरिया, डन। ये था मेरा क्या, पहला का पहला प्रोसेस, संक्रमण। मिटाएं इसको। दूसरा क्या करना है हमको, स्टेप 2, अनावरण, अनकवरिंग बोलते हैं उसको। अनावरण, अनावरण का मतलब कि भाई कोई आवरण है, उस आवरण को क्या करना है, हटाना है। ये कहानी एक माध्यम में हो रही है, एक घोल में हो रही है। ठीक है, अब सोचो कि आपने ना कोई चीज आपस में सटा के रखा हुआ है,
ठीक है। एक घोल के अंदर सट के आपस में बैठे हुए, अगर उस घोल को धीरे धीरे घुमाना शुरू करेंगे तो क्या वो दोनों अलग होने लगेंगे क्या? कारण क्योंकि भाई अलग होंगे भार के आधार पे, कि अगर दोनों एक समान भार के होंगे तब तो जल्दी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर एक का भार कम हुआ दूसरे का भार ज्यादा हुआ तो जैसे ही हम हिलाएंगे तो भार के आधार पे अकॉर्डिंग टू वेट वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को अलग कर देंगे। तो धीरे धीरे इस घोल को घुमाना शुरू करेंगे तो जानते हो क्या होगा, ये सारे के सारे बैक्टीरियोफेज इनसे क्या हो जाएंगे, थोड़े थोड़े अलग हो जाएंगे। क्या अनावरण करा दिया क्या इनका? चलो थोड़ा सा अनावरण हो गया इनका। ये अभी तक इस आवरण के साथ जुड़े हुए थे, अब इस आवरण से हट गए हैं तो हमने क्या बोला, क्या करा दिया, अनावरण करा दिया, अनकवरिंग करा दिया। ये रहा आपका क्या दूसरा स्टेप। तीसरा क्या है, अपकेंद्रण। अब अपकेंद्रण का मतलब क्या होता है, ये वाला ना है ना जी, यही वाला। चलो अपकेंद्रण इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। याद है आपको राइबोसोम? राइबोसोम याद है कि राइबोसोम में हमने कहा था कि ये 80S राइबोसोम है, ये 70S राइबोसोम है। इसको नाम क्यों दिया गया है, तो वहां पर भी आया था ये अपकेंद्रण, कि हम एक मशीन के अंदर डाले थे और मशीन बड़ी तेजी से घुमाता है, राउंड 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 राउंड, गोल 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 गोल। उससे क्या होगा कि जो भारी होगा वो अलग, जो हल्का होगा वो भी अलग। अब क्या करेंगे, इस बार अपकेंद्रण यंत्र का इस्तेमाल करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक हम हाथ से धीरे धीरे घुमा रहे थे, अब मशीन में डाल के पूरा तेजी से घुमा देंगे। तो घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, उधिया के चल जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, इसी घोल में ही रहेगा। ठीक है, ये भी कहाँ, इसी घोल में रहेगा। ठीक है, ये कोना में क्या डाले थे वो, इसमें सल्फर था ना, भुला जाएंगे तो गबड़ा जाएगा। इसमें लिख देते हैं, इसमें क्या है सल्फर 35, इसमें क्या है फॉस्फेट 32। भूलना नहीं है, जब जब भूले तो बताते रहिएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, तो देखो क्या हो गया, ये जो बैक्टीरियोफेज थे हमने क्या करा दिया, अपकेंद्रण करा दिया। तो बैक्टीरियोफेज सारे के सारे कहाँ हो गए होंगे, इसी घोल में आ गए होंगे, इसको छोड़ चुके होंगे। चलो अब लगभग कहानी हम लोग नजदीक आ चुके हैं। अब बुढ़बा कहीं बेसी है कम है, ये कोशिश करती है जी तुम, सल्फर को कोशिश से किया ग्रीन से ना, कोना मूड में रहते हैं, कोना मूड में चेंज कर देती है। चलो यहां तक की कहानी समझ में आ रही है। ठीक है, आहा इसमें कहां से हमने दिखा दिया, ब्लू वाला तो चल गया होगा डीएनए में ना, कोई कंफ्यूज नहीं है जी अभी तक। ये ब्लू वाला कौन है, फॉस्फेट है। फॉस्फेट कहाँ पे होगा, डीएनए में। ये ग्रीन वाला कौन है, सल्फर। सल्फर कहाँ होगा, उसके बाहर ना होगा, तो बाहर है। ठीक है, अब क्या हुआ, तो हमने सब कुछ करा दिया, तीनों प्रोसेस करा दिया, तीनों का तीनों। क्या क्या कराया हमने, इन्फेक्शन कराया, संक्रमण कराया, दूसरा क्या कराया अनावरण, तीसरा क्या कराया अपकेंद्रण। यानी कि हमने जो बैक्टीरिया से संक्रमण कराया था, उस बैक्टीरिया जिस बैक्टीरियोफेज से संक्रमण कराया था, अब उस बैक्टीरियोफेज को हटा के किनारे कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो यहां से निकालेंगे एक ई कोलाई को, यानी कि इस बैक्टीरिया को निकालेंगे, ई कोलाई को निकालेंगे और इसका स्टडी करेंगे। ठीक है, यहां से भी निकालेंगे हम ई कोलाई को और इसका भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, समझेंगे इसमें कि क्या क्या अंतर हुआ। मिटाएं इसको, नहीं मिटाना नहीं, हम यहीं पे कर लेंगे, फिर घबरा जाएंगे। चलो पूरा जगह बन गया यहाँ पे। अब एक बैक्टीरिया यहां वाला, ठीक है, जब ई कोलाई को निकाला तो क्या पता चला, ई कोलाई के अंदर क्या मिल रहा है भाई साहब, डीएनए मिल रहा है। और ये जो डीएनए है ये किसका है, वायरस का है। या कुल मिला जुला के हम ऐसा कहें कि इस ई कोलाई के अंदर क्या मिल रहा है, वायरस। और वायरस की बहुत सी पीढ़ी मिल रही है, क्योंकि अंदर वायरस जो गया है वो अपनी संख्या बढ़ा रहा है, बहुत तेजी से संख्या बढ़ा रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत तेजी से संख्या बढ़ा हुआ है इसका। ठीक है, इस वाले बैक्टीरिया को जरा बाहर निकाला हमने तो देखा क्या मिल रहा है इसमें, तो इसमें भी क्या है, इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। चलो कितनी पीढ़ियां दिखा दी इसकी, 4।
F1, F2, F3, F4, यहाँ भी सेम 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या क्या चीज होगा यहां से गौर करिएगा, ठीक है। अब जब इसके एक एक वायरस को मैंने बाहर निकाला, अभी तक तो हम कोशिका को अध्ययन कर रहे थे, किसकी कोशिका को अध्ययन कर रहे थे, इकोलाई की कोशिका को। इस इकोलाई की कोशिका के अंदर कौन भरा पड़ा है, वायरस भरा पड़ा है। और वायरस की कितनी पीढ़ियां आपने देख रहे हैं, 4, यानी कि चलो बहुत सी पीढ़ियां यहाँ पे दिख रही है। जब हमने एक एक पीढ़ी का अध्ययन किया और इसको जब चेक किया तो ये विकिरण सक्रियता नहीं दिखा रहा था, ठीक है। सुनना ध्यान से, ये डीएनए, ये वायरस अंदर से विकिरण सक्रियता नहीं दिखा रहा था। डीएनए तो है लेकिन ये विकिरण रूप में सक्रियता नहीं दिखा रहा था। तो सोचा कि भाई साहब जब डाला था हमने तो कहां गया, और जब पानी के अंदर जब जाके देखा, इस माध्यम में जाके देखा, इस माध्यम को जब चेक किया तो इसका माध्यम चमक रहा था। समझ में आया, इसका माध्यम चमक रहा था। इसके वायरस को देखा तो वायरस नहीं चमक रहा था, इसका माध्यम चमक रहा था। दिमाग खटक गया, ये जो बाहर है वो कौन है, प्रोटीन है। समझ में आया, क्योंकि बाहर यदि चमक रहा है तो चमक रहा है तो चमकने वाला चीज किसके साथ जुड़ा है भैया, इसमें क्या रखा था आपने, सल्फर रखा था। और सल्फर किसके साथ जाके जुड़ेगा, प्रोटीन के साथ। अभी भी बाहर बाहर चमक रहा है, अंदर तो कुछ चमक ही नहीं रहा, इसका मतलब प्रोटीन तो बाहर ही रह गया, अंदर प्रोटीन नहीं गया। यहां तक की बात समझ में आई। अब यहां देखो, जब इसको चेक किया तो पहले, अब यहां से हमको क्लियर हो चुके थे, तो पहले यहाँ पे पानी को चेक किया गया, माध्यम को चेक किया गया जला के टॉर्च, है ना। तो देखा तो पानी नहीं चमक रहा है, माध्यम नहीं चमक रहा है। अंदर जब देखा, अंदर से जब वायरस को निकाल के देखा और उसको जब चेक किया तो पूरा वायरस चमक रहा था। इसका मतलब यहां पर विकिरण सक्रिय पदार्थ अंदर घुस गया, यहां पर विकिरण सक्रिय पदार्थ बाहर है। यहां पर विकिरण सक्रिय पदार्थ कौन था, सल्फर। यहां पर विकिरण सक्रिय पदार्थ कौन था, फॉस्फेट। तब क्या समझ में आया कि फॉस्फेट जो विकिरण सक्रिय पदार्थ डाला था ये अभी अंदर चमक रहा है। इसका मतलब अंदर कौन घुसा, डीएनए घुसा। बात समझ में आया। यहां पर देखा तो बाहर ही बाहर चमक रहा है, इसका मतलब कि बाहर कौन रह गया है, प्रोटीन बाहर रह गया, क्योंकि सल्फर किसके साथ जाके जुड़ा था, प्रोटीन के साथ। इसका मतलब प्रोटीन बाहर है और यहां पर अंदर चमक रहा है, इसका मतलब कौन अंदर चला गया, फॉस्फेट अंदर चला गया। अब फॉस्फेट अंदर गया, इसका मतलब कौन अंदर चला गया, डीएनए अंदर चला गया। अब सोचो कि डीएनए, ये तो क्लियर हो गया ना कि अंदर कौन घुसेगा, यानी कि जब बैक्टीरियोफेज नुकसान पहुंचाएगा तो बैक्टीरियोफेज में 2 ही चीज है, पहला प्रोटीन है, दूसरा फॉस्फेट है, ठीक है। प्रोटीन, दूसरा फॉस्फेट। यहां से ये तो क्लियर हो गया कि जब बैक्टीरियोफेज नुकसान पहुंचाएगा तो प्रोटीन अंदर नहीं घुसेगा, कौन घुसेगा, डीएनए अंदर घुसेगा, ठीक है। प्रोटीन अंदर नहीं जा रहा है, कौन जा रहा है, डीएनए अंदर जा रहा है। और जब इसके एक एक डीएनए को स्टडी किया तो पता चला क्या कि पहले डीएनए से दूसरा आया, यानी कि पहले वायरस से दूसरा वायरस आया, दूसरे वायरस से तीसरा, तीसरे से चौथा। ये अगला पीढ़ी ला कौन रहा है, तो आनुवांशिक पदार्थ कौन हुआ, बड़ी थकान हो गया हमको। पॉइंट जो है इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सुंदर लग रहा है। बच्चा जानते हो पढ़ाई से सुंदर कोई चीज नहीं है, ठीक है, बट पढ़ाई से सुंदर कोई चीज नहीं है। पढ़ोगे ढंग से ना तो हर चीज सुंदर लगेगा। लो ना भाई, तुम्हारा मन इसी पे आ गया तो छोड़ दिए उसको। चलो देखो, अब हमने सुनो, अब हमने ना क्या खोज कर लिया बाबू, आनुवांशिक पदार्थ का। हमें पता चल गया कि आनुवांशिक पदार्थ कौन है, डीएनए है, ठीक है। लेकिन अब ना कुछ तो ऐसा, अगर किसी चीज को हम सुनिश्चित करते हैं तो सुनिश्चित होने के लिए उसके पास कुछ अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर होने चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। जैसे हमने कहा कि आप सभी स्टूडेंट हैं, ठीक है। एक बाहर बच्चा घूम रहा है, उसको स्टूडेंट मैंने नहीं बोला, आपको स्टूडेंट बोला, तो आपके अंदर कुछ मैंने लक्षण देखे तब तो आपको स्टूडेंट बोला। तो वैसे ही अगर हमने कहा कि आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, तो भाई अगर आपने कहा कि जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल हम किसको कहें, अभी पता चला डीएनए को कहना चाहिए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन उसके लिए भी क्या होने चाहिए, कुछ मापदंड होने चाहिए इसके, तब जाकर के हम क्या कहेंगे कि हाँ ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इसके लिए 3 मापदंड है हमारे पास। सबसे पहला मापदंड क्या है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसको क्या करना पड़ेगा, प्रतिकृति करना पड़ेगा, रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम्हारे इस सुंदर वाले को हटाना पड़ेगा।
अब देखो ये बिंदु काहे बोला कि उसको प्रतिकृति करना होगा, तभी हम उसको क्या कहेंगे, आनुवांशिक पदार्थ कहेंगे। कारण कि अगर एक कोई जनक है और ये जनक के अंदर क्या मिल रहा है, इसका डीएनए मिल रहा है, और ये अपनी अगली पीढ़ी को लेकर के आ रहा है, यानी कि ये F1 और ये क्या कहलाएंगे, दोनों के दोनों ये F1 को ये लेकर आ रहा है अपनी अगली पीढ़ी को, ठीक है। तो अगली पीढ़ी को लाने के लिए सबसे पहला इसको क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, प्रतिकृति करना पड़ेगा, तभी जाकर के एक आएगा इसमें या दूसरा आएगा इसमें, है ना। इसका मतलब ये जो है ये क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। अगली पीढ़ी को लाएगा तो दोनों में भेजना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो भी आनुवांशिक पदार्थ होगा उसको क्या करना पड़ेगा, प्रतिकृति करना पड़ेगा। अगर वो प्रतिकृति नहीं कर रहा है तो वो आनुवांशिक पदार्थ नहीं, ठीक है। जब साइंटिस्ट ने चेक किया ना, डीएनए को चेक किया तो डीएनए अपनी प्रतिकृति कर रहा था। अभी प्रमाण भी किया हमने कि डीएनए अपनी प्रतिकृति कर रहा था। फिर आरएनए को चेक किया, इस ससुरा आरएनए भी अपनी प्रतिकृति कर रहा था। बात समझे? तब तो कंफ्यूजन। अब हम आनुवांशिक पदार्थ किसको कहें, क्यों? क्योंकि इस बिंदु से तो क्लियर नहीं हो रहा है। अभी हमने क्या बोला कि आनुवांशिक पदार्थ होने के लिए कुछ हमारे पास मापदंड होने चाहिए, और पहला मापदंड क्या है कि उस पदार्थ को क्या करना होगा, अपना प्रतिकृति करना होगा, अपना एक कॉपी बनाना होगा, तभी तो वो अपने अगली पीढ़ी में भेज पाएगा, ठीक है। जब ये मापदंड लेकर आए और हमने डीएनए को चेक किया तो डीएनए अपनी प्रतिकृति कर रहा था, आरएनए को चेक किया तो आरएनए भी अपनी प्रतिकृति कर रहा था, ठीक है। तो दोनों के दोनों आनुवांशिक पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है। इस बिंदु से क्लियर नहीं हुआ। एक दूसरा बिंदु लाया गया कि भाई जिसमें स्थिरता सबसे ज्यादा होगी, स्थिरता मतलब कि स्टेबिलिटी, जिसमें स्थिरता सबसे ज्यादा होगी हम उसको क्या कहेंगे, आनुवांशिक पदार्थ कहेंगे। अब सोचो बाबू तुमको एक लकड़ी दिए तोड़ने के लिए, टूट जाएगा, ठीक है। और दो लकड़ी एक साथ दिए तोड़ने के लिए, वो भी टूट सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं टूटेगा, लेकिन दोनों में मजबूत कौन होगा, दो लकड़ी वाला। अब सोचो कि डीएनए बना है दो धागे का, आरएनए बना है एक धागे का, कौन ज्यादा स्थिर होगा, डीएनए ज्यादा स्थिर होगा। बात समझ में आया? इसके साथ साथ कुछ और बिंदु हैं जो डीएनए को ज्यादा स्थिर बनाते हैं। पहला बिंदु क्या है कि डीएनए दो धागे का बना होता है इसलिए ज्यादा स्थिर होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि डीएनए में दोनों धागे को जोड़ने के लिए कौन सा बंध का इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोजन बंध का इस्तेमाल किया जाता है। और याद रखना बबुआ, हाइड्रोजन बंध बड़ी मजबूत होता है। बात समझे? तो दूसरा बिंदु क्या है कि इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इस वजह से भी क्या होता है, ये ज्यादा से ज्यादा मजबूत होता है। तो इस बिंदु पर कौन खड़ा उतर गया, तो ज्यादा स्थिर कौन होगा, डीएनए होगा। बोला कोई बात नहीं, एक और बिंदु है, तीसरा बिंदु और अंतिम बिंदु कि भाई चेंज बहुत कम आना चाहिए। कारण कि सोचो ये एगो पीढ़ी है, यहां से इसका दूसरा पीढ़ी आया, ठीक है। हम एक पीढ़ी मनुष्य की है, सुनना ध्यान से, हम मनुष्य हैं, हमारी पीढ़ी कैसी है, मनुष्य के जैसी है, ठीक है। और हमारा अगला पीढ़ी एक बार सांप पैदा हो जाए, आए परिवर्तन हो गया ना। तो इतना बड़ा परिवर्तन चाहिए कि थोड़ा थोड़ा परिवर्तन चाहिए? बात समझ में आ रहा है? ज्यादा परिवर्तन एक साथ नहीं चाहिए, परिवर्तन तो चाहिए। परिवर्तन इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे जाति का विकास होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं आएगा तो हमारा विकास नहीं होगा। हम जैसे आज हैं, जिस वेशभूषा में है, जिस शकल सूरत के साथ है, जैसे लक्षण है हमारे अंदर, अगर 50 साल भी बाद हम वैसे ही दिखेंगे तो क्या हम कहेंगे कि हमारा विकास हुआ है? हमारे दादा में, हमारे पिता में, हम में देखोगे तो थोड़ा थोड़ा अंतर हुआ है, जिसके वजह से हम डेवलप हुए। तो विकास करने के लिए आप में बदलाव होने चाहिए, और वो बदलाव कैसे होने चाहिए, थोड़े थोड़े होने चाहिए, एकदम मध्यम मध्यम बदलाव। तो पता चला कि एगो पीढ़ी का है इंसान है, दूसर का पीढ़ी क्या बंदर हो जाए, फिर तीसर का पीढ़ी क्या कछुआ हो जाए। इतना बड़ा परिवर्तन नहीं चाहिए। तो चेंज आने चाहिए, परिवर्तन आने चाहिए। क्यों आने चाहिए परिवर्तन भाई? क्योंकि क्या करना है, विकास करना है, इवोल्यूशन करना है। विकास को क्या बोलते हैं यहाँ पे, इवोल्यूशन।
इवोल्यूशन करना है, विकास जरूरी है। विकास यदि नहीं होगा, अगर आपकी अगली पीढ़ी में कोई बदलाव नहीं आएगा ना, तो वो पीढ़ी ही खत्म हो जाएगी, वो जाति ही खत्म होने लगेगी। कौवा दिखता है आजकल, बहुत कम दिखता है। कारण क्योंकि कौवे ने इस माहौल में रहने के लिए अपने अंदर बदलाव बहुत कम किया है। जितना बदलाव करना चाहिए था उतना बदलाव नहीं किया, इसलिए उसको प्रकृति ने गायब कर दिया। डायनासोर सुना था कि मिलता है, डायनासोर मिलता था, ठीक है, आज नहीं है। कारण उसने इस वातावरण के अनुसार अपने अंदर बदलाव नहीं किया। तो भैया जो आनुवांशिक पदार्थ है, इस आनुवांशिक पदार्थ में क्या होने चाहिए? चेंज आने चाहिए, परिवर्तन आने चाहिए, क्योंकि अगले पीढ़ी का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। और ये जो चेंज आना चाहिए ना, ये चेंज जो है कैसा आना चाहिए? मध्यम मध्यम आना चाहिए। मध्यम मध्यम मतलब स्लोली स्लोली आना चाहिए। बात समझे? एकदम धीरे धीरे। एकदम धीरे धीरे आना चाहिए। ज्यादा तेजी से आया अगर, तुरंत अगला पीढ़ी का अस्तित्व बदल जाएगा, हाँ साफ बन जाएगा। समझे? तो ये आनुवांशिक पदार्थ के क्या है बच्चा? तो याद रखिएगा, इनको कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ के गुण। एगो सॉरी, एगो अंतिम बोल दिया था, इसको एगो चौथा भी है। हाँ बता तो दिया। अच्छा हाँ सॉरी, अब देखो ज्यादा स्थिर कौन? डीएनए की आरएनए? डीएनए। तो सबसे कम बदलाव किसमें देखने को मिलेगा? डीएनए में। इस ससुरा स्थिर नहीं है, तुरंत तुरंत अपना शकल सूरत बदलता रहेगा। जैसे इसका एक एग्जांपल देते हैं, सभी ने झेला है उस चीज को। कोरोना वायरस देखा था? कोरोना वायरस का बहुत सारा प्रकृति मिला था देखने को। कोविड-18, कोविड-19, कोविड-20, बहुत सारा प्रकोप आया था। जानते हो क्या है? क्योंकि वो एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस यानी कि मान लिया जाए कि यहाँ पे देखो ये कोरोना वायरस, कोरोना वायरस है तो कैसा वायरस है? रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस में जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वो क्या होगा? डीएनए होगा। डीएनए या आरएनए? आरएनए। ये आरएनए क्या कर रहा था? तुरंत तुरंत चेंज हो जा रहा था। काहे? क्योंकि ये क्या है? स्थिर नहीं है। और जब स्थिर नहीं है तो सबसे ज्यादा क्या दिखाएगा? ये बदलाव दिखाएगा। बदलाव दिखाएगा तो क्या? कभी एक बार हम लोग कोविड-19 देखे, कभी 20 देखे, इसकी स्थिति क्या हो रही थी? बार बार बदल रही थी। और जो चीज बार बार बदलेगा वो ज्यादा स्थिर नहीं होगा, और वो ज्यादा समय तक भी नहीं टिकेगा, क्योंकि वो स्थिर है ही नहीं। कब यहाँ से गायब हो जाएगा इसका भी पता नहीं चलेगा। बात समझे? जो वायरस के अंदर डीएनए है ना, वो वायरस लंबा समय तक रहेगा आपके साथ। और उसके अंदर अगर आरएनए होगा तो तुरंत तुरंत अपना रूप क्या करता रहेगा? बदलता रहेगा। कारण कि वो स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं है तो सबसे ज्यादा क्या उसके अंदर आएगा? बदलाव आएगा। इसीलिए हमको मटेरियल चाहिए जो क्या हो? स्थिर हो। स्थिर कौन? डीएनए। और स्थिर होगा तो बदलाव क्या आएगा? बहुत कम आएगा। कम बदलाव आएगा तो उस जीव का क्या होगा? विकास। बात समझ में आया? एक चौथा और अंतिम बिंदु। कौन मिच किया इधर से? तुम ईमानदारी से बताओ किसने किया? तू जा बचिया जा। कुछ कह देंगे ना बाबू तो यहाँ तकलीफ लगेगा। आपकी मिच करने से भी यही तकलीफ लगता है हमें। कोई बात नहीं, जाइए। अच्छा रोज रोज खत्म करते हैं। मूड ऑफ करा दिया आप लोगों ने। अब मन नहीं कर रहा है। अरे कल संडे है, आपके दिमाग में होना चाहिए। भूल जाओगे ना तो सब गायब हो जाएगा। कोशिश किया था ना कल, तब चौथा। पहले बार में 4 कह देता तो मिस करने वाली ये नहीं तुम होती। अब बात बंद, जल्दी करें। देखो अब देखो चौथा बिंदु जो है यहाँ पे क्या है कि अगली पीढ़ी में जो भी पदार्थ जा रहे हैं ना, वो पदार्थ कारक के रूप में जाने चाहिए। और वो कारक जा करके मेंडलीय अरे ठीक है था ये, मेंडलीय लक्षण लाने होंगे उनको कि भाई एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, याद है आपको मेंडल ने क्या बोला था कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कारक जाते हैं और वो कारक क्या लेकर के आते हैं? लक्षण लेकर के आते हैं। उन लक्षणों को क्या बोला? मेंडलीय लक्षण। और याद करो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में मेंडल ने किसको भेजा था? डीएनए को कि आरएनए को? डीएनए को। हमको भी पता है कि कौन है हमारा, डीएनए ही है। और उस डीएनए को जा करके क्या करना होगा? कारक के रूप में काम करना होगा मेंडल के अनुसार।
मेंडल ने क्या बोला था कि एक कारक है जो क्या कर रहा है, अगले पीढ़ी में लक्षण को दिखा रहा है। तो मेंडल के अनुसार क्या होना चाहिए, जो डीएनए है वो कारक के रूप में जाए, ठीक है। हालांकि उस समय मेंडल ने डीएनए नहीं जाना था कि डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, डीएनए की वजह से ऐसा हो रहा है कि जीन की वजह से हो रहा है, नहीं पता था। बस इतना आप तो हमें पता चल गया कि वो कौन है, डीएनए है। तो डीएनए को मेंडल के हिसाब से कारक के रूप में जाना चाहिए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, और मेंडल के अनुसार जो कारक जाएगा वो क्या लेकर के आएगा, लक्षण। यानी कि सीधा सीधा उस डीएनए को प्रतिकृति करना चाहिए। डीएनए मतलब नहीं है उस आनुवांशिक पदार्थ को क्या करना होगा, प्रतिकृति करना होगा। दूसरा कि उस आनुवांशिक पदार्थ को स्थिर होना पड़ेगा, एकदम स्टेबल होना पड़ेगा। तीसरा कि उसके अंदर चेंज बहुत कम आना चाहिए। और चौथा कि यदि वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाए तो जाने के बाद क्या दिखाना चाहिए उसको, लक्षण। अगर लक्षण ना दिखाए तो ऐसा आनुवांशिक पदार्थ कौन काम के, बेकार है, ठीक है। तो आनुवांशिक पदार्थ के गुण कितने हैं बाबू, 4। इन चारों का चारों एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। और आनुवांशिक पदार्थ कौन है, ये बात हम लोग साबित कर चुके हैं आरसे और चेस की मदद से। कौन है, डीएनए। आरएनए भी होता है क्या आनुवांशिक पदार्थ, होता है, वायरस में होता है। अब सोचो कि एगो वायरस आरएनए वाला है, वो अपना बच्चा पैदा करेगा तो डीएनए वाला थोड़ी पैदा करेगा, आरएनए वाला ही पैदा करेगा ना। तो उसकी अगली पीढ़ी कौन लेकर आया, आरएनए लेकर आया। और वायरस कोई जीव नहीं है, इसलिए हम जीव में नहीं मानते उसको। इसीलिए सीधा सीधा कहते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ कौन, डीएनए।